नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर के हिंदी विभाग से मैं विभा कुमारी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हमारा विषय है नई कविता और नई कहानी। आज हम लोग पहले नई कविता पर बात करेंगे, तत्पश्चात नई कहानी पर बात करेंगे। नई कविता 1951 से आधुनिक हिंदी साहित्य के कालखंड को नई कविता कहा जाता है और यह कालखंड लगभग 9 वर्षों का है, क्योंकि 1960 से साठोत्तरी कविता आरंभ हो जाती है, जिसे समकालीन लेखन, समकालीन कविता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। जैसा कि कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि काल विभाजन को कभी भी आप ठोस रूप में न स्वीकार करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उसमें जो काल विभाजन और नामकरण है, वह एक खास प्रवृत्ति जिस समय सर्वाधिक रूप में दिखाई देती है, उस समय के कालखंड का वह नाम दिया जाता है। परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस काल विभाजन के पहले या पश्चात हमें उस काव्य प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होंगे। तो नई कविता का जो दौर 1951 से शुरू होता है, उसमें भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि अज्ञेय का जब दूसरा सप्तक प्रकाशित होता है और दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय नई कविता शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो कवि हैं वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं और नई राहों के अन्वेषी हैं, और उसी भूमिका में उन्होंने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। इसके साथ साथ अनेक कवियों ने अपने वक्तव्यों में नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। तो यह जो दौर आरंभ होता है 1951 से, जिसे नई कविता का दौर मानते हैं, तो ये एक मत है, यानी कुछ विद्वानों का मत है कि 1951 से नई कविता शब्द का प्रयोग हो रहा है और 1951 से हमें नई कविता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, यानी जिन्होंने कालखंड को 1951 से 1959 तक माना। हालांकि जो दूसरे विद्वानों का समूह है, उन्हें भी नई कविता के इस कालखंड पर ऐतराज नहीं है। वो भी इसे स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि दूसरा सप्तक में जो कविताएं हैं वो बेशक प्रयोगवादी कविताएं हैं, लेकिन वहां आते आते नई कविता का जो स्वरूप है वो स्थापित होने लगा था, हो चुका था। क्योंकि जब हम लोग प्रयोगवादी काव्य धारा पढ़ रहे थे, तब यह बात भी मैंने बताई थी कि कई विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा और नई काव्यधारा एक ही है। परंतु अधिकतर विद्वानों का मानना है कि जो नई कविता है वह प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन दोनों ही काव्यधाराओं का विकास है, विकसित रूप है। यानी हम प्रगतिवाद में जिस भाव बोध और शिल्प को लेकर चले थे, प्रयोगवाद में जिस भाव और शिल्प को लेकर चले थे, वो दोनों ही भाव और शिल्प नई कविता तक आते आते अपना एक स्थायी स्वरूप प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए नई कविता एक अलग कालखंड है। पर तीसरी ओर कुछ विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि नई कविता शब्द 1954 में सर्वप्रथम हमारे साहित्य में आता है, और उनका मानना है कि इलाहाबाद की जो साहित्यिक संस्था है परिमल, इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल से
जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसमें कवि लेखक इत्यादि थे, जगदीश गुप्त थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी थे और विजयदेव नारायण शाही थे। इन सब के संपादन में 1954 में जो पत्रिका आई थी नई कविता के नाम से, तो वहां से कुछ विद्वानों ने नई कविता कालखंड का आरंभ माना है। तो 3 साल का अंतर होता है इन दोनों विद्वानों के मत में। और साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में जब 300 वर्षों का अंतराल मायने नहीं रखता तो 3 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे तब हमने यह देखा कि आदिकाल का आरंभ 1000 ईस्वी से स्वीकार किया है विद्वानों ने, जबकि हिंदी के प्रथम कवि जिसको उन्होंने माना है, स्वीकार किया है, सरहपा, वो हमें 7वीं शताब्दी में दिखाई देते हैं। यानी 300 वर्षों का फासला हमें काल विभाजन और कविता की प्रवृत्ति और कवि की भाषा में दिखाई देता है। तो यहाँ तो नई कविता में मात्र 3 वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद माना है। परंतु इन मतभेदों के बावजूद भी यह स्वीकार्य है कि 1951 से लेकर 1960 तक का जो कालखंड है वो नई कविता का दौर है और 1943 से लेकर 1951 तक प्रयोगवादी काव्य का दौर है। और प्रयोगवादी कविता के दौरान जब हमने 4 सप्तकों की बात की थी और सप्तक से ही प्रयोगवादी काव्य धारा के आरंभ को हमने पहचाना था, तो हमने देखा था कि चौथा सप्तक तक जाते जाते हम 1979 में पहुंच गए हैं। यानी हमारा जो प्रयोग चल रहा है काव्य में वो समकालीन काव्य धारा तक जारी है। तो इसीलिए साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, साहित्य का जो विषय है, साहित्य का जो शिल्प है, वह एक निश्चित कालखंड में पूरी तरह से नहीं बांधा जा सकता है। तो समग्रता से हम देख रहे हैं इस कालखंड को, और जितना भी काल विभाजन है वो एक काल विभाजन उस आधार पर होता है जिस कालखंड विशेष में किसी एक प्रवृत्ति को, किसी एक भावधारा को या किसी एक शैली को प्रचुरता से देखा जाता है। तो जब नई काव्य धारा का आरंभ होता है तो विद्वानों ने नई कविता के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें जो सर्वमान्य परिभाषा है और सर्व सरल भी है, जिसे सबने सहजता से स्वीकार किया है, वो मुक्तिबोध की परिभाषा को माना जाता है। क्योंकि मुक्तिबोध कहते हैं कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। अब यहाँ पर फिर हम प्रयोगवादी काव्य धारा को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि प्रयोगवादी काव्य धारा की विशेषता ही यही थी कि अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा था कि ये जितने भी कवि हैं ये नई राहों के अन्वेषी हैं, अर्थात इन्होंने अभी मंजिल को प्राप्त नहीं किया है, ये नए प्रयोग कर रहे हैं, नई राहों की तलाश कर रहे हैं। और ऐसे ही कवियों को उन्होंने प्रयोगवादी कवि कहा। और उसी प्रयोगवादी काव्य धारा का जो हमें अगला पड़ाव प्राप्त होता है नई कविता के रूप में, जिसमें मुक्तिबोध यह स्वीकार करते हैं कि इसका जो स्वर है वो विविध है, यानी एक स्वर नहीं है। और जब हम नई कविता को समझने की शुरुआत भी करते हैं तब हम यह देखते हैं कि कथ्य की व्यापकता है, विषय का वैविध्य है, जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसकी अनुभूति को नई कविता ने स्वीकार नहीं किया हो। इसीलिए विद्वानों ने यह स्वीकार किया है, आलोचकों ने यह स्वीकार किया है कि प्रमुख रूप से नई कविता के 2 तत्व हैं। और पहला तत्व है अनुभूति की सच्चाई और दूसरा तत्व है बुद्धिमूलक यथार्थवाद। यानी सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक युग में जिस मानव को हमने केंद्र में पाया, उस मानव की अनुभूति और उस मानव की बौद्धिकता, ये दोनों ही बिंदु नई कविता में आकर के एक स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। और इसे ही नई कविता का अनिवार्य तत्व, यानी नई कविता के 2 अनिवार्य तत्वों में से यही 2 हैं कि अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, यानी मनुष्य की अनुभूति जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया
और दूसरी उसकी बौद्धिकता। और नई कविता का आधार यही दोनों बिंदु आकर बनती हैं। तो जब मनुष्य की अनुभूति की सच्चाई को नई कविता में स्वीकार मिलता है, तब यह हो जाता है कि जिस क्षणवाद को हमने प्रयोगवाद में भी पाया था, वह क्षणवाद यहाँ आकर और अधिक मजबूती प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उस अनुभूति की जो सच्चाई है, वह यदि एक क्षण की अनुभूति है या लंबे कालक्रम की अनुभूति है, परंतु उस अनुभूति की सच्चाई को नई कविता के कवियों ने संपूर्णता से स्वीकार किया है, गहराई से स्वीकार किया है और बौद्धिकता के यथार्थवाद को भी स्वीकार किया है। क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है, उसकी जो बौद्धिकता है, वह नई कविता में आकार प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। लगातार हमने ये देखा आधुनिक युग में कि मनुष्य पर बल है, मनुष्य के भावनाएं, उसका अनुभव, उसकी बौद्धिकता, उसका विकास और समता, एक ऐसा समाज जहां हर मनुष्य बराबर हो और हर मनुष्य के जो बराबरी का प्रसंग है, हर मनुष्य की बराबरी का जो विषय है, वह नई कविता में आकर एक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो जब हम कथ्य की व्यापकता देखते हैं, तो नई कविता की यह विशेषता है कि जीवन का, यानी मनुष्य के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक का जितने भी क्षण हैं और उस क्षण की जितनी भी अनुभूतियां हैं, वो सब के सब काव्य का विषय हैं। यानी हर अनुभूति पर कविता रचना संभव है। क्योंकि हम लोगों ने जो आदिकाल में या मध्यकाल में जो विषय को लेकर एक सीमित सीमा देखी थी या संकीर्णता देखी थी या दायरे देखे थे, वो दायरे आधुनिक युग में आकर टूटना शुरू होते हैं और हर युग में टूटते हुए यह दायरा नई कविता तक आते आते ऐसा व्यापकत्व प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यापक रूप ग्रहण कर लेता है कि जिसकी कोई परिधि नहीं है। यानी हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि यह अनुभूति कविता में चित्रित नहीं की जा सकती या इस विषय को कविता के दायरे में नहीं लिया जा सकता। यानी जीवन में जो कुछ भी है, जो भी एक व्यक्ति ने देखा, सुना, भोगा, अनुभव किया, वह समस्त अनुभूति, चाहे वह एक क्षण की ही अनुभूति हो, नई कविता में उसे स्थान दिया गया। फिर नई कविता में स्वानुभूति पर बल है। स्वानुभूति की प्रधानता छायावाद में भी थी, लेकिन वहाँ की जो स्वानुभूति थी वह वैयक्तिकता तक सीमित है। यानी वहाँ व्यष्टि पर बल है, जबकि नई कविता की जो स्वानुभूति है, वह एक की जो अनुभूति है वो सब की अनुभूति बन जाती है और इसीलिए नई कविता में व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाता है। व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाना नई कविता की ऐसी विशेषता है जिसे सबने स्वीकारा, सराहा और जिसका समर्थन किया। क्योंकि जो एक व्यक्ति का अनुभव है, वह संपूर्ण समाज का अनुभव माना गया नई कविता में। यदि एक व्यक्ति का दुख है, तो वह समाज का या संपूर्ण मानव समुदाय का दुख है। तो यह जो व्यष्टि का समष्टि में विलय होता है, जिसके कारण वेदना का दायरा, संवेदना का दायरा नई कविता में आकर के बहुस्तरीय हो जाता है। और यह जो संवेदना की बहुस्तरीय है, उसे कई रूपों में आप देखते हैं, जैसे कि सांसारिक विषमता के रूप में, सामाजिक असंगतियों के रूप में, युग संत्रास के रूप में या वैयक्तिक समस्याओं के रूप में। और उस वैयक्तिक समस्या में बाह्य जगत की समस्या भी है और आंतरिक जगत की समस्या भी है। क्योंकि जब हम लोगों ने मनोविश्लेषणवादी काव्यधारा की बात की थी, तो यह मनोविश्लेषणवादी जो विशेषता है वह भी मानव अनुभूति से जुड़ता है और इसीलिए काव्य में भी उसे
स्वीकार किया गया है। तो यह जो व्यष्टि और समष्टि का विलय है और जिसके कारण यह जो संवेदना की बहुस्तरीयता है वह नई कविता को एक व्यापक फलक देता है। यही कारण है कि नई कविता में आते आते परंपरा के प्रति अस्वीकार का भाव आ जाता है। सुमित का प्रश्न आया है कि व्यष्टि और समष्टि क्या होता है, तो व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति और समष्टि का अर्थ होता है समाज। ठीक है, और यहाँ जो समाज का दायरा है वो एक मोहल्ला नहीं है, एक देश नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव प्रजाति है। यानी संपूर्ण विश्व के जो मानव हैं वो इस समष्टि में शामिल हैं। इसीलिए नई कविता में जो व्यष्टि समष्टि का विलय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी के कारण जो वेदना की बहुस्तरीयता हो जाती है तो नई कविता में परंपरा के प्रति अस्वीकार भाव आ जाता है। यानी अब तक काव्य लेखन को लेकर जो भी परंपरा रही होगी, आदिकाल में और मध्यकाल में तो परंपरा ही मुख्य तत्व बन जाती थी, परंपरा का ही पालन होता था। आधुनिकता में आकर के वो परंपरा का दायरा थोड़ा शिथिल हुआ, लेकिन नई कविता तक आते आते उस परंपरा के प्रति पूर्ण रूप से अस्वीकार का भाव हो जाता है। इसके साथ साथ जब परंपरा के प्रति अस्वीकार भाव हो जाता है तब जो नई कविता का कवि है उसका जो स्वर है वह किसी भी वाद का समर्थन नहीं करता। यानी नई कविता में आते आते हमने यह देखा कि वाद से मुक्ति हो जाती है। जैसे हमने पूर्व में देखा कि छायावाद जैसा शब्द हमने देखा या प्रगतिवाद जैसा शब्द हमने देखा, प्रयोगवाद जैसा शब्द भी हमने देखा, लेकिन नई कविता तक आते आते किसी भी प्रकार का वाद नहीं रहता। वाद से नई कविता सर्वथा मुक्त हो जाती है और ये वाद से मुक्त होना ही नई कविता की व्यापकता को बढ़ाती है। जब एक कवि किसी भी वाद से मुक्त हो जाता है तब वह किसी भी विषय विशेष को लेकर या किसी भी विचारधारा को लेकर प्रतिबद्ध नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए प्रतिबद्ध होता है, सिर्फ और सिर्फ मानव की अनुभूति के लिए प्रतिबद्ध होता है, सिर्फ और सिर्फ मानव की उस बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध होता है जिसे वह शब्द देकर के काव्य में ढालता है। और जैसे ही वाद से मुक्ति होती है वैसे ही शिल्प में भी नवीनता आ जाती है, क्योंकि जब एक कवि वाद से मुक्त हो जाता है तो आप इसे ऐसे समझिए कि वह अपने ऊपर किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करता। अंजना का प्रश्न है कि वाद का मतलब क्या होता है। देखिए, वाद को आप एक तरीके से ना पक्ष में मान सकते हैं, किसी के पक्ष में खड़े। जैसे कि हम कहते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो वहां जैसे एक विषय दिया जाता है तो एक प्रतियोगी उसके पक्ष में बात करता है और दूसरा प्रतियोगी उसके विपक्ष में बात करता है। तो जब कवि किसी विचारधारा के साथ चलते हैं, जैसे हम यदि प्रगतिवाद की बात करें तो वहां नहीं, वाद का अर्थ परंपरा नहीं है प्रेमचंद। परंपरा एक, देखो, परंपरा जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। परंपरा में हम एक संस्कृति को, एक हम नियम को, एक किसी प्रणाली को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो जो एक गुरु होता था उसके बाद उसका शिष्य होता था, आगे चलकर वो शिष्य गुरु बनता था, फिर उसके यहाँ और शिष्य आते थे। तो परंपरा ट्रेडिशन है। परंपरा की जो को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, ट्रेडिशन कहते हैं। तो परंपरा में आप अनुकरण करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज को जारी रखते हैं, लेकिन वाद में आप किसी विचारधारा के साथ खड़े होते हैं। जैसे कि प्रगतिवाद में आप मार्क्स की चेतना के साथ खड़े हैं, इसी तरह से प्रयोगवाद में आप एक प्रयोग के प्रणाली के साथ खड़े हैं, लेकिन वहां पर आप प्रयोगवाद की ये विशेषता है कि वहां विचारधारा को लेकर उस तरह से प्रतिबद्धता नहीं है जिस तरह से प्रगतिवाद
चेतना को लेकर या मार्क्स की अवधारणा को लेकर के है। प्रयोगवाद की यह विशेषता है कि वहां नए नए राहों की तलाश हो रही है। तो वहां भी एक वाद है, क्योंकि हर कवि नई राहों की तलाश में लगा हुआ है, परंतु नई कविता में आकर के वाद से छुटकारा हो गया है, वाद से मुक्ति हो गई है। यानी किसी भी बड़े से बड़े दार्शनिक या बड़े से बड़े विचारक की किसी भी विचारधारा के साथ नई कविता का कवि खड़ा नहीं है, उसके प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, उसका समर्थन या विरोध करता नहीं दिखाई देता है, बल्कि नई कविता की यह विशेषता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मानव के साथ खड़ा है, मानव की अनुभूति के साथ खड़ा है और मानव की उस अनुभूति को वह स्वर दे रहा है। तो नई कविता में आकर के कवियों ने अपने आप को समस्त वादों से मुक्त कर लिया और इसीलिए इसके नामकरण में भी किसी प्रकार का वाद नहीं है। नई कविता यह इसीलिए है, नई कविता इसका नाम इसीलिए पड़ा है कि अब तक जो कविता लिखने की हमारी परंपरा थी, अब तक जो कविता लिखने की हमारी पद्धति थी, उससे नई पद्धति हमने विकसित की। और जहां पर कविता सिर्फ कविता के लिए है, कविता लिखने का ध्येय वहां पर किसी विचारधारा का समर्थन नहीं है, बल्कि वहां कविता लिखने का ध्येय कविता है। और उस कविता में मानव की अनुभूति को, उसकी सच्ची अनुभूति को, उसके एक एक क्षण की अनुभूति को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। इसके साथ ही नई कविता में हमें आत्मान्वेषण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रयोगवाद में भी हमने ये प्रवृत्ति देखी थी, क्षणवाद की प्रवृत्ति और आत्मान्वेषण की प्रवृत्ति। और यह जो आत्मान्वेषण की प्रवृत्ति है, यह हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी पद्धति है, क्योंकि हमारे वेदों में, उपनिषदों में, तमाम शास्त्रों में आत्म साक्षात्कार की बात की गई है और भक्ति काल के कवियों ने भी आत्म साक्षात्कार की बात की है। लेकिन यहाँ जो आत्मान्वेषण है वह भक्ति के लिए नहीं है। यहाँ जो आत्मान्वेषण है उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी खोज करना है। यहाँ मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य नहीं है जैसा कि भक्ति काल में था। यहाँ स्वयं से परिचय, अपने अस्तित्व की तलाश, और वही अपने अस्तित्व की जो तलाश है वो अपनी पहचान बन करके समकालीन कविता में मुखर होती है। तो यह जो नई कविता की हम विशेषताएं देख रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि वाद से मुक्त हो गया, विषय की व्यापकता हो गई, परंपरा को अस्वीकार कर दिया, व्यष्टि का समष्टि में विलय हो गया और इसी तरह क्षण की अनुभूति का महत्व हो गया, बौद्धिकता और यथार्थ का महत्व हो गया। इसी प्रकार से भाषा और शिल्प के स्तर पर आते आते भी यहाँ पर बहुत बहुत प्रयोग होते हैं, परंतु नई कविता में इन सारी चीजों के साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वह है लघु मानव की प्रतिष्ठा। पिछले कई क्लासेस से मैं लघु मानव की बात कर रही हूँ और कई क्लासेस में मैंने यह बताया कि नई कविता में आकर के जो लघु मानव है वो केंद्र में आ गया। मुझे ये उम्मीद थी कि कोई छात्र पूछेगा कि लघु मानव से क्या तात्पर्य है, परंतु किसी भी छात्र ने अब तक नहीं पूछा। तो मैं ये मान कर चलती हूँ कि लघु मानव का अर्थ आपको पता है, परंतु फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में सदैव उपेक्षा ही पाई, जो कभी भी केंद्र में रहा ही नहीं, जो सदैव परिधि पर रहा, जिसकी अनुभूति को किसी ने जानने समझने की कभी कोशिश नहीं की, जिसकी आवश्यकताओं को किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की, जिसकी भूख प्यास या उसकी शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की या भावात्मक आवश्यकताओं पर किसी ने विचार नहीं किया, जो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ संपूर्णतः उपेक्षित होकर परिधि पर खड़ा था, किनारे पर खड़ा था, उस लघु मानव को नई कविता केंद्र में ले आता है और उस लघु मानव की जो जीवन की पीड़ा है, संघर्ष है, दुख है,
सियाराम का प्रश्न है कि प्रयोगवाद के आत्मान्वेषण और नई कविता के आत्मान्वेषण में क्या अंतर है। बच्चे देखिए, आत्मान्वेषण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मान्वेषण की जो प्रक्रिया है वो प्रयोगवाद में आरंभ हो गई थी और नई कविता तक आते आते वह पूर्णतः आकार ले लेती है। और कुछ कवियों के आत्मान्वेषण में फर्क है, जैसे कि आत्मान्वेषण करते हुए जो कवि हमें दिखाई देते हैं तो हमें अज्ञेय दिखाई देते हैं। अज्ञेय का जो आत्मान्वेषण है वह आत्मबोध और आत्मविश्लेषण से जुड़ा हुआ है, यानी खुद को समझना और खुद को खोल खोल कर देखना, अपने बारे में विश्लेषण करना, अपने स्व को विस्तार से पहचानना। इसी प्रकार से मुक्ति बोध के यहाँ भी आत्मान्वेषण है और उनका जो आत्मान्वेषण है वो अनेक स्थानों पर फैंटेसी बनकर के आया है। मुक्ति बोध की कविताओं में जो आत्मान्वेषण है उसे फैंटेसी शब्द दिया है विद्वानों ने और काव्य वृत्त भी कहा है, परंतु स्वयं मुक्ति बोध उसे क्या कहते हैं, अनुभव की कन्या, यानी मेरे अनुभव से जो जन्मी हुई जो मेरी अभिव्यक्ति है वो फैंटेसी का रूप लेती है, फैंटेसी का आकार लेती है, काव्यवृत्त बन के कविता में उभरती है। तो प्रयोगवाद में जो आत्मान्वेषण हमें दिखाई देता है वही आत्मान्वेषण नई कविता में है, पहली बात। दूसरी बात कि यह जो प्रयोगवाद और नई कविता का काल विभाजन है यह इतने कम समय का काल विभाजन है कि स्वयं इन कवियों की जो कविताएं 1951 से पहले छपी, जैसे कि उद्देश्य तो अलग होगा ना मैम, नहीं, बिल्कुल उद्देश्य भी अलग नहीं है। आत्मान्वेषण यानी स्वयं की खोज, और जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही कि नई कविता की विशेषता है कि व्यष्टि का समष्टि में विलय, तो यानी कवि अपने आत्मान्वेषण के माध्यम से संपूर्ण समाज का आत्मान्वेषण करता है। यानी हमें जब कहीं सुधार की आवश्यकता होती है तो हमें सर्वप्रथम यह जानने की आवश्यकता होती है कि कमी क्या है। तो जब तक हम कमी को नहीं पहचान लेते हैं तब तक हम सुधार नहीं कर सकते, तब तक हम मरम्मत नहीं कर सकते। तो प्रयोगवाद में जो हमारा आत्मान्वेषण है वह अभी प्रक्रिया में है, लेकिन नई कविता तक आते आते यदि हमारा आत्मान्वेषण एक मंजिल को प्राप्त करता है, एक पड़ाव तक पहुंचता है, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अनंत प्रक्रिया है और आत्मान्वेषण भी एक अनंत प्रक्रिया है। इसलिए प्रयोगवाद में जब आत्मान्वेषण हो रहा था तो वही आत्मान्वेषण नई कविता तक जारी है। इसीलिए इन दोनों आत्मान्वेषण में यदि अंतर है तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि नई कविता का जो आत्मान्वेषण है वो थोड़ा और अधिक अपने आप को जान चुके हैं। यानी यदि प्रयोगवादी आत्मान्वेषण को हम स्टेज 1 माने तो हम नई कविता के आत्मान्वेषण को स्टेज 2 मान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कालखंड का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए इन दोनों ही दायरों में, जैसे कि यदि हम आंगन के पार द्वार की बात करते हैं तो उसका जिक्र हम प्रयोगवाद में भी करते हैं, उसका जिक्र नई कविता में भी करते हैं। अंधेरे में की बात करते हैं तो उसका जिक्र प्रयोगवाद में भी करते हैं, उसका जिक्र नई कविता में भी करते हैं। तो इसीलिए जो उद्देश्य है कवियों का आत्मान्वेषण का, वो उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के माध्यम से समस्त मानव प्रजाति को समझना, समस्त मानव प्रजाति का आत्मान्वेषण, और उस आत्मान्वेषण के द्वारा अपना परिष्कार करना, और अपना परिष्कार करने के माध्यम से संपूर्ण समाज का परिष्कार करना। यानी जब भी हमें कहीं सुधार करना होता है तो हम पहले कमी को पहचानते हैं, उसके बाद सुधार करते हैं। तो यह आत्मान्वेषण जो है वो नई कविता की बहुत खास विशेषता है। और आत्मान्वेषण में हमें मुख्य रूप से अज्ञेय दिखाई देते हैं अपनी कविता आंगन के पार द्वार में, और मुक्ति बोध दिखाई देते हैं अपनी कविता अंधेरे में। इसी प्रकार से नई कविता में जो शिल्प है, शिल्प को लेकर भी किसी प्रकार का बंधन हमें दिखाई नहीं देता है, या किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई देती है, किसी प्रकार की हमें प्राचीन परंपरा का अनुसरण नहीं दिखाई देता है। जैसा कि
छायावाद में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा परिनिष्ठित भाषा थी, कोमलकांत पदावली थी, काव्य सौंदर्य पर बल था। यद्यपि आगे चल के निराला ने छंदों से मुक्ति का समर्थन कर दिया, परंतु नई कविता तक आते आते जैसे विषय का दायरा बढ़ा, उसी तरह से भाषा का भी दायरा बढ़ गया। और भाषा का दायरा इतना बढ़ा कि हमारे पास तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इत्यादि शब्द प्रयोग हुए और तीनों शब्द शक्तियों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ। पर इसके साथ साथ नई कविता में आकर कवियों ने नए शब्दों का निर्माण शुरू कर दिया, नई उपमाओं का निर्माण शुरू कर दिया, नई सूक्तियों का निर्माण शुरू कर दिया। और इसका कारण बताया जाता है कि अज्ञेय का यह मानना था, क्योंकि स्वयं अज्ञेय कहते हैं कि शब्दों के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और हर नए युग की जो आवश्यकताएं हैं, जीवन सत्य है, उनकी अभिव्यक्ति से, यानी उसे पुरानी भाषा से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो पुरानी व्यंजना है वो नए युग की आवश्यकताओं को, जीवन सत्यों को, अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। तो नई कवि क्या करता है, वो नई सूक्ति, नई उपमाएं और नया चमत्कार लेकर आता है भाषा में। तो जिस प्रकार से नई कविता में विषय को लेकर हमारे पास अनंत विषय हो जाते हैं, उसी प्रकार से शब्द प्रयोग के लिए भी कोई सीमा नहीं रहती। और इसीलिए अज्ञेय की एक कविता है, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं, जिसमें वो नायिका को हरी बिछली घास कहते हैं। वो उसको चंपा की कली इत्यादि कहना पसंद नहीं करते हैं, वो उसको हरी बिछली घास कहते हैं। ये जो हरी बिछली घास कहना है, ये एक नई उपमा है जो आज से पहले किसी भी कविता में किसी भी कवि ने नायिका को हरी बिछली घास नहीं कहा था। और आगे चलकर के वो कारण भी बताते हैं, कहते हैं कि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा उतर जाता है। जो अभी उनकी उक्ति मैंने बताई कि जो उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि शब्दों के निरंतर प्रयोग से शब्द घिसने लगते हैं। कलगी बाजरे की, हाँ बच्चे, मनीषा, कलगी बाजरे की कविता में वो कहते हैं। अब देखो, कलगी बाजरे की, ये जो कलगी बाजरे की वो कह रहे हैं, वो भी वो नायिका को ही कह रहे हैं, क्योंकि नायिका के लिए जो पहले उपमाएं थी, वो सारी उपमाएं, उसको चंपा की कली कहा जाता था, या उसको जूही की कली कहा जाता था, उसको गुलाब कहा जाता था, गुड़हल कहा जाता था, परंतु अज्ञेय ने उसको हरी बिछली घास कहा। वो कहते हैं कि मैं उन पुरानी उपमाओं का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि उन शब्दों का प्रभाव समाप्त हो गया। वो कहते हैं कि उनसे आत्मा कूच कर गई है, उन उपमाओं की जो आत्मा है वो वहां से अब बची नहीं है, वहां से यात्रा कर चुकी है, जा चुकी है। तो यह जो नई कविता में भावगत नवीनता है, शिल्पगत नवीनता है, वो नई कविता को एक नई पहचान देता है। यहाँ तक कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की जो यात्रा है वो नई कविता में आकर के पूरी होती है, क्योंकि सर्वप्रथम मार्क्स के सिद्धांत को और श्रम के सम्मान को हम प्रगतिवाद में देखते हैं। लेकिन नई कविता तक आते आते वह जो प्रगतिवाद, क्योंकि जब हम मुक्तिबोध की कविताओं को देखते हैं तो वहाँ लगातार इस तरह के उपमान दिखाई देते हैं, इस तरह के प्रसंग दिखाई देते हैं, जहां श्रमिक के हित की बात करते हुए मुक्तिबोध दिखाई देते हैं। और स्वयं उनका अपना एक उद्धरण है, कोटेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं मेहनत पर, सिर्फ मेहनत पर, अकारथ मेहनत पर, उस मेहनत पर जो अपना पेट भी नहीं भर सकती, उस मेहनत पर जो बहुत सज्जन है, उस सहनशील श्रम पर लिखना चाहता हूं। मैं उस श्रम पर का चित्रण करना चाहता हूं जिसका बदला आज तक नहीं मिला और जिसे आए दिन आत्म बलिदान और त्याग की नसीहत दी जाती है। यह पूरी तरह से श्रमिक के हित के समर्थन की बात हो रही है,
तो प्रगतिवाद में जो भावधारा थी और प्रयोगवाद में जितनी भावधाराएं थी और जितने भी शिल्प थे, उन सब का नवीन प्रयोग मानव हित में, मानव के उस आखिरी मानव तक जिस मानव की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था, नई कविता का ध्यान जाता है। नई कविता प्रेमिका को भी एक अलग रूप में देखती है, नई कविता समाज को एक अलग रूप में देखती है, नई कविता हर एक व्यक्ति की अनुभूति को नए रूप में देखती है, और इसीलिए वह पुराने उपमानों का प्रयोग नहीं करना चाहती, पुराने प्रतिमानों का प्रयोग नहीं करना चाहती, नए उपमानों का प्रयोग करना चाहती है। तो मुख्य रूप से नई कविता को लेकर जो भाव पक्ष और शिल्प पक्ष से संबंधित बातें थी वो मुख्य रूप से यही है, जिसे आप लोग समझ गए होंगे, और आपका कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा। अब बात करते हैं नई कहानी की। तो यह जो कालखंड है जिस समय हम नई कविता देख रहे हैं, तो ठीक उसी कालखंड में हमें नई कहानी भी दिखाई देती है, और नई कहानी एक आंदोलन है। जैसे नई कविता एक आंदोलन है, और नई कविता के आंदोलन में जैसे हमने देखा कि एक तरफ अज्ञेय है, उनका दूसरा सप्तक है, इसके साथ साथ नई कविता पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए विद्वान जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण शाही इत्यादि हैं। तो इसी प्रकार से जो नई कहानी के आंदोलन में जो 3 प्रमुख साहित्यकार सामने आते हैं, आप में से बहुत से छात्रों को मालूम होगा, पर फिर भी मैं बताऊंगी कि मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं और कमलेश्वर हैं। मुख्य रूप से इन 3 साहित्यकारों ने नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। और नई कहानी में अब ये देखिए कि जब हम 1951-50 की बात करते हैं, यानी देश की स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारी स्थिति पैदा होती है, तो प्रेमचंद के बाद जो एक कहानी की धारा चली थी, जिसमें हम लोगों ने मनोविश्लेषणवादी कहानियां देखी थी, मार्क्सवादी कहानियां देखी थी, इत्यादि प्रकार की हमने कहानियां देखी थी, और एक स्वतंत्र धारा की भी कहानियां देखी थी। तो जब नई कहानी आती है तो यह जो बदला हुआ समाज है, बदली हुई परिस्थितियां हैं, बदली हुई जो हमारी मानसिकता है, बदला हुआ जो हमारा परिवार का रूप है, बदलते हुए जो हमारे मूल्य हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने मूल्य थे वो 51 तक आते आते टूटने लग गए, उन मूल्यों का ह्रास होने लग गया और नए मूल्यों की खोज आरंभ हो गई। तो पुराने मूल्यों के समाप्ति और नए मूल्यों के आरंभ होने के बीच का जो एक अंतराल है, उस अंतराल की कसक हमें नई कविता में भी दिखाई देती है और नई कहानी में भी दिखाई देती है। तो इसीलिए व्यक्ति की टूटन, एक तरफ देखिए परिवार की टूटन है, और परिवार की टूटन के साथ साथ व्यक्ति की टूटन है, और ये जो टूटन की पीड़ा है ये नई कविता और नई कहानी दोनों में आया है। और इस टूटन की पीड़ा को राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है उसमें बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। इसके साथ साथ जो टूटना कहानी है वो भी राजेंद्र यादव की। तो इस तरह से आप बहुत से ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। या मोहन राकेश की एक और जिंदगी ज्यादातर बच्चों ने पढ़ी होगी, खास करके जो एमए फाइनल के बच्चे हैं या पीएचडी करने वाले हैं, उन सब ने तो एक और जिंदगी जरूर पढ़ी होगी, या फिर कमलेश्वर की नीली झील जरूर पढ़ी होगी, या मोहन राकेश का मलबे का मालिक जरूर पढ़ा होगा। तो इसी तरह से ये जो 3 हमारे पास प्रमुख कहानीकार हैं जिनको हम नई कहानी का आंदोलन करने वाले मानते हैं, पर इसके साथ साथ और भी अनेक कहानीकार आए। यदि हम एक और जिंदगी की बात करते हैं, आप बच्चों, आप लोगों ने यदि ये कहानियां पढ़ी हों और इन कहानियों में आप लोगों ने नई कहानी के उसके तेवर को, उसके विषय को, उसके शिल्प को जिस रूप में समझा हो, उसे भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक और जिंदगी की यदि हम उदाहरण यदि हम लेते हैं, या फिर अज्ञेय के रोज कहानी का उदाहरण लेते हैं, तो इन कहानियों में बदलती हुई जिंदगी के साथ साथ जो मनोविश्लेषणवादी धारा है उसका भी हमें उस प्रभाव दिखाई देता है। खास करके जो रोज कहानी है उसमें तो बहुत अधिक मनोविश्लेषणवाद का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। फिर आगे चलते हैं तो हमें भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी मिलती है, और चीफ की दावत कहानी को हम ये कह सकते हैं कि नई कहानियों में अत्यंत प्रभावी कहानी में से एक है चीफ की दावत। क्योंकि
नई कहानी में जब परिवार की टूटन है, व्यक्ति की टूटन है, इसके साथ साथ जो पुराने मूल्य हैं वो टूट गए और नए मूल्य स्थापित नहीं हुए। तो वो नए मूल्य स्थापित होने की एक प्रक्रिया है। तो पुराने मूल्यों के टूटने और नए मूल्यों के बनने के बीच का एक अंतराल है, और उस अंतराल में हमें यह दिखाई देता है कि हम जिस नए मूल्यों की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हमारे लिए जो रिश्ते हैं वो एक सीढ़ी का काम करते हैं। क्योंकि चीफ की दावत में जब उसका जो अधिकारी है, बॉस है, चीफ साहब है, वो जब भोजन करने आता है तो ये लोग अपनी माता को छुपा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चीफ साहब माँ को देखें, क्योंकि उनकी नज़र में माँ एक उपेक्षित वस्तु है, एक ऐसी पुरानी वस्तु है जिसे चीफ साहब देख लेंगे तो इनके प्रभाव में, इनकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। लेकिन जब चीफ साहब को माँ का बनाया हुआ फुलकारी पसंद आता है तो फिर वो माँ को कहते हैं कि फुलकारी बना दें, क्योंकि तब उन्हें लगता है कि यदि हम चीफ साहब को फुलकारी का उपहार देंगे तो हमारा लाभ होगा। तो यह जो रिश्तों को जो उपयोग करने की एक नई प्रवृत्ति पनपी है, जहाँ जो हमारे पुराने मूल्य थे जिसमें हम लोगों ने, हाँ सामना, शाबाश, हमारे जो पुराने मूल्य थे जिसमें हमने अपने माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, तो वो जो हमारे पुराने मूल्य थे वो तो टूट गए, लेकिन जो हमारे नए मूल्य हैं अभी बने नहीं हैं। क्योंकि यदि हमारे नए मूल्य बन जाएंगे, और मान लो नए मूल्य यही बन जाते हैं कल को कि भाई आप रिश्ते को उपयोग कीजिए, चाहे माता हो चाहे पिता हो, तब जब उस कहानी को कोई पढ़ेगा तो उसे दर्द की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि तब उसे लगेगा कि हाँ हमारे यही मूल्य हैं कि हम अपनी माता का इस्तेमाल करके हम अपनी पदोन्नति कर सकते। परंतु अभी हमारे वो नए मूल्य बने नहीं, परंतु हमने पुराने मूल्यों को छोड़ दिया। तो पुराने मूल्यों के टूटने और नए मूल्यों के बनने के बीच का जो अंतराल है, उसकी जो कसक है, उसकी जो पीड़ा है, वो हमें इन सारी कहानियों में दिखाई देती है। चाहे हम भीष्म साहनी की चीफ की दावत की बात करें, या हम टूटना कहानी की बात करें, या हम जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी की बात करें, इत्यादि कहानियां, या फिर हम मन्नू भंडारी की त्रिशंकु कहानी की बात करें, बहुत सारी कहानियां हैं। आप लोगों को भी बहुत सी कहानियां याद आ रही होंगी। जो जिजीविषा की, मनुष्य की जो जिजीविषा है, जिस पर नई कविता में कवियों ने भी बहुत बल दिया है, नई कहानीकारों ने भी बहुत बल दिया है, और उस जिजीविषा को अत्यंत मार्मिक रूप से, अत्यंत जीवंत रूप से, सजीव रूप से चित्रित किया है अमरकांत ने जिंदगी और जोंक में। तो ये जो नई कहानी में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने अकेलेपन के साथ किस तरह से जूझ रहा है, लेकिन वह व्यक्ति अपने पुराने मूल्यों को खो दिया है। उस व्यक्ति ने अपने समाज से, अपने परिवार से लेना तो सीख लिया है, उसका उपयोग करना सीख लिया है, परंतु अपने अधिकारों के प्रति तो ज्यादा जागरूक हो गया है, लेकिन अपने कर्तव्यों से उसने आंखें मूंद ली है। यानी हमारी जो वापसी कहानी, शाबाश, क्योंकि अभी मैं उषा प्रियंवदा का नाम लेने ही वाली थी, क्योंकि जैसे भी मैंने मनु भंडारी का जिक्र किया, अभी उषा प्रियंवदा की वापसी की बात कर रहे हैं बच्चे, प्रियंका ने की, मनीषा ने की। तो एक मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जितनी भी महिला कहानीकार हैं वो ज़्यादातर जो स्त्री के अस्तित्व को लेकर सवाल हैं, स्त्री के जो पक्ष हैं, उन्हीं पर लेखन करती है, परंतु ऐसा नहीं है। जो महिला कहानीकार हैं उन्होंने भी व्यक्ति को महत्व दिया है, मनुष्य को, मानवता को महत्व दिया है, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम उषा प्रियंवदा की वापसी के रूप में देखते हैं। क्योंकि जहां परिवार का मुखिया जब तक वह पैसा कमा रहा है, जब तक वह अर्जन कर रहा है, तब तक घर के लोगों के लिए उसका महत्व है, लेकिन जब वह रिटायर हो जाता है और जब अब वह परिवार के लिए कुछ कमा नहीं रहा है, तो उसका आना घर के लोगों के लिए एक बोझ सा हो जाता है, और यहाँ तक कि उसे घर के लोग अपनी बातचीत में शामिल नहीं करते हैं, उसको घर का एक हिस्सा उस रूप में नहीं माना जाता है जिस रूप में उसे एक घर का हिस्सा माना जाता था। उन्हें याद आता है कि किस प्रकार से उनकी पत्नी उनको पहले भोजन करवाती थी, यानी उनका भोजन करवाने का तरीका भी बदल गया है, और जब वो घर छोड़कर जाते हैं तो उस पीड़ा का चित्रण उषा प्रियंवदा ने बहुत ही मार्मिक रूप से किया है। तो ये जो नई कहानी की जो विषय वस्तु है, जहां हम ये देख रहे हैं कि मनुष्य के जितने रिश्ते हैं
वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लाभ, किसी न किसी स्वार्थ, किसी न किसी जरूरत से आकर के जुड़ गई है। तो नई कहानी की यह विशेषता है, जो विशेषता हमने रोज कहानी के जिक्र से शुरू की थी, कि इन सभी कहानियों में हमें कोई एक घटना घटती हुई दिखाई नहीं देती है। यानी ये घटना प्रधान कहानियां नहीं है। यदि हम इनको पुरानी कहानियों से इनकी तुलना करें, यदि उदाहरण के लिए हम बड़े घर की बेटी का ही जिक्र लें, तो वहाँ एक घटना होती है, क्योंकि वहाँ बिहारी अपनी भाभी को, आनंदी को मारता है। इन कहानियों में कोई घटना नहीं होती है। यदि हम रोज कहानी की बात करें, तो वहां पर जब लेखक घर में प्रवेश करते हैं तो उनको लगता है कि जैसे यहाँ पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। उस पूरी कहानी में हमें कोई घटना घटती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस कहानी की जो पात्र है, उसमें जो उसकी छोटी छोटी जो गतिविधियां हैं, जैसे कि बच्चे के गिरने पर उसको कोई संवेदनशीलता उसमें दिखाई नहीं देती है। उस शिशु की जो माँ है वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि ये बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। जो क्या रोज और गैंग्रीन एक ही कहानी है मैम? हाँ बच्चे, ये एक ही कहानी है। आरंभ में गैंग्रीन शीर्षक से इसे छापा गया था, परंतु बाद में इसका शीर्षक रोज कर दिया गया। हाँ, ज्ञान रंजन की पिता कहानी। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जब बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स आता है तब मुझे लगता है कि हाँ, अब तो कुछ क्लास में जान है। क्योंकि मैं लगातार कह रही हूँ कि ये संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए, संवाद दो तरफा होना चाहिए। तो ये जो नई कहानी है, जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो उसका संबंध है, उस संबंध की मर्यादा को भूल चुका है, उस संबंध की गरिमा को भूल चुका है, उस संबंध के प्रेम को भूल चुका है, और वहां पर यदि कुछ मायने रख रहा है तो वो अर्थ है, वो स्वार्थ है, वो लाभ है। यानी हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए एक सीढ़ी की तरह हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको मैं चाहूंगी कि और जिन पर हम लोग आगे बात करें। तो आज नई कविता और नई कहानी की बात को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में यानी कल हम लोग बात करेंगे समकालीन साहित्य पर, और बारी बारी से उसमें भी हम लोग सभी विधाओं पर बात करेंगे, जिसमें कविता होगी, कहानी होगी और आत्मकथा, चूँकि समकालीन कहानी की एक बड़ी विधा बनकर उभरी है। समकालीन साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो हमें बहुत प्रचुरता में आत्मकथाएं दिखाई देती है। तो जब हम लोग बात करेंगे समकालीन साहित्य पर, कविता, कहानी और आत्मकथा, इन तीन विषयों पर मुख्य रूप से बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि और भी कोई विषय, और भी कोई कहानी, और भी कोई उपन्यास, जिस भी किसी भी विषय पर आप लोगों का इंटरेस्ट हो, आप लोगों की जिज्ञासा हो, तो आप लोग भी अपने प्रश्न रख सकते हैं, अपने विषय रख सकते हैं। तो ये हमारा जो संवाद है वो इसी तरह से चलता रहे, बातचीत का दौर बना रहे, और हम लोगों का अभ्यास और क्लासरूम चलता रहे। हालांकि देखते हैं, अभी तो हमारे पास एक सप्ताह है इस बंद के दौरान। आगे हम लोग अपनी पढ़ाई को क्लासरूम में जारी रखेंगे, और बाकी देखेंगे कि किस तरह से कैसी परिस्थितियां बनती हैं और किस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रख सकते हैं। क्योंकि वही बात मैं फिर कहूँगी कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपना सीखने का क्रम बनाए रखना है, अभ्यास का क्रम बनाए रखना है, और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहें, चर्चा करते रहें। और कोई बहुत ज़रूरी बात हो जिस पर लगता हो कि बात करना बहुत ज़रूरी है, या कोई नया टॉपिक आया हो जो अब तक मेरी आंखों से न टकराया हो और आप लोगों की आंखों से टकराया हो, तो उस टॉपिक को भी आप लोग यहाँ रख सकते हैं। क्योंकि यह सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो अनंत प्रक्रिया है। उसके बाद मतलब उसका कोई अंत नहीं है, हमेशा ही वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनीषा का सुझाव आया है कि 1990 के बाद की कहानी पर एक क्लास रख दीजिए। मैम जरूर रखेंगे मनीषा, मैं ये कोशिश करती हूँ कि समकालीन लेखन वाला जब हम लोग प्रसंग करेंगे तो उसी में 90 के बाद की कहानी पर भी एक सब चैप्टर की तरह से बात कर लेंगे। क्योंकि जब हम 60 के बाद की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 60 के बाद जितनी भी रचनाएं आती हैं उन सब पर बात किया जाना चाहिए। पर कई बार ये होता है कि चूंकि बहुत बड़ा कालखंड है और बहुत सारी कथाएं आ जाती हैं, तो कुछ चुनिंदा
कुछ चुनिंदा विषयों को प्राथमिकता देनी होती है, ये भी बात है। तो उसमें हम लोग 90 के बाद की कहानियों में से कुछ कहानियों को चुन लेंगे, और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि कुछ कहानियों को मैं चुनूंगी और कुछ कहानियों जिन पर आप बात करना चाहती हो, यहाँ तक कि आजकल में भी यदि कोई ऐसी कहानी प्रकाशित हुई हो जो आपको लगता है कि मैंने ऐसी कहानी आज से पहले नहीं पढ़ी थी, और ये सिर्फ कहानी पर ही लागू नहीं होता, ये कविता पर भी लागू होती है, आत्मकथा अंश पर भी, हर विधा पर लागू होती है। तो ये जो क्लासरूम का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा है फेसबुक पर, तो मुझे लगता है कि हमारे पास यदि कोई टेक्नोलॉजी है तो हम क्यों न इस लॉकडाउन में उसका सदुपयोग करें, और क्यों न हमारे जो छात्र हैं वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहें, और मेरे लिए भी ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए कि मैं भी पढ़ती रहूं। क्योंकि शिक्षक हो जाने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अब सिर्फ पढ़ाएंगे, नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि 1 घंटा पढ़ाने के लिए एक टीचर को कम से कम 20 घंटा पढ़ना पड़ता है। ये मेरा अपना मानना है, बाकी हर किसी की अलग अलग वो होती है, अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। तो ये पढ़ने पढ़ाने का जो क्रम है वो इसी तरह से जारी रहे। तो 1990 के बाद की कहानियों में से कुछ कहानी यदि मनीषा आप चुनकर रखती हैं, जिन कहानियों पर आपको लगता है कि हमें विशेष फोकस देने की आवश्यकता है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। सियाराम लिख रहे हैं कि मैम आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप सहजता से समझाती हैं, कहना चाह रहे होंगे, पर समझती हैं लिख गए हैं। तो बेटा मतलब मुझे ये लगता है कि एक अध्यापक की यही कोशिश होनी चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए विषय को थोड़ा सरल करके समझा सकें, क्योंकि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। तो यदि किताब में सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर अध्यापक की क्या आवश्यकता है। प्रश्न ये उठता है कि जब किताब में सब कुछ लिखा ही हुआ है तो अध्यापक की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो अध्यापक जो है वो किताब और छात्र के बीच की एक कड़ी है, और उस कड़ी में अध्यापक मेहनत करता है, वो चीज़ों को समझता है, और वो छात्रों के समझ के अनुसार से अपनी भाषा को और विषय को बना करके छात्रों तक उसको लेकर आता है। बेटा आपका प्रश्न है कि कोर्स वर्क की क्लास के बारे में कोई फैसला लिए। मैम बेटा थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग यदि इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इस सप्ताह यानी कि 14 तारीख तक हम लोग इतिहास पर ही बात करते हैं। 14 तारीख के बाद डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पेपर आगे जारी करना है, क्योंकि मुख्य रूप से अभी मेरा जो यहाँ उद्देश्य था वो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को पढ़ाना था, और बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ साथ इसमें एमए, एमफिल, पीएचडी सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्तर के बाद ये जरूरी है कि समग्रता से सब लोग मिल बैठकर बात करें, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे पीएचडी का हो, या स्वयं प्राध्यापक ही क्यों ना हो। तो हम लोग इन दायरों को तोड़ करके विषय को डिस्कस कर सकते हैं। तो कोर्स वर्क के लिए बेटा मैं नेक्स्ट वीक तक देखती हूँ कि क्या हो सकता है, क्योंकि उसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि एक जो ऑफिशियल प्रक्रिया है वो भी मुझे करनी होगी। बाकी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, और मैंने कहा ही था कि मैं जो है यूट्यूब पर भी वीडियो वगैरह डालने की बात सोच रही हूँ। तो बीच में मेरा गला काफ़ी ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि आप लोगों ने देखा ही कि पानी पी पी करके मैं क्लास लेती थी। तो अब थोड़ा सुधार है, अब मेरा गला थोड़ा ठीक हो रहा है। तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि फेसबुक पर तो जो हमारा क्लासरूम जिस तरह से चलेगा, जो भी विषय आएंगे उसमें छात्रों की पसंद के विषय होंगे, और उसमें मैं चाहूंगी कि बीए प्रथम वर्ष से लेकर के पीएचडी तक के छात्र या हमारे और भी जितने साथी शामिल हैं सब लोग अपनी अपनी राय दें, अपने अपने विषय दें। जैसे कि अभी सरिता का मैसेज आया है कि मैम प्रवासी साहित्यकार पर भी एक क्लास होनी चाहिए। तो आपका भी विषय मैंने नोट कर लिया है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जो छात्रों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो विषय दें, अपनी ज़रूरत बताएं। यदि आप अपनी ज़रूरत बताएंगे तो मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से लेक्चर दे पाऊंगी। और जब तक हम लोग आमने सामने नहीं मिल पा रहे हैं तब तक तो हम लोग फेसबुक पर हैं ही,
पर उसके बाद भी हमारे मिलने की सीमाएं होती हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जो छात्र मेरे कॉलेज में हैं वो तो ठीक है, जो छात्र और भी जुड़ गए हैं और इस बीच में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत से मेरे पुराने छात्र भी जुड़े हुए हैं, तो उन सब के लिए भी निरंतर हम लोग कहीं न कहीं या फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर जैसी भी परिस्थितियां बनेंगी हमारा क्लासरूम चलेगा और हमारी पढ़ाई लिखाई चलेगी। और इन सब के साथ साथ एक और बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को जब भी कोई कंफ्यूजन हो, आवश्यकता महसूस हो कि इस विषय पर हमें लगता है कि मैम चर्चा हो, तो आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं कि मैम ये टॉपिक। तो आज मुख्य रूप से दो टॉपिक सामने आए कि एक तो 90 के बाद की कहानियाँ और एक प्रवासी साहित्यकार। तो ठीक है, ये भी मैंने नोट कर लिया है। कोर्स वर्क का जो प्रपोजल है वो भी मैंने नोट कर लिया है, 3 हो गए। इसी तरह से मैं अपनी डायरी में ये सारे टॉपिक नोट करती जा रही हूँ और यथा समय यथा अवसर जैसा जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसा समय होगा, हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो देखते हैं आज हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। तो सावित्री हैं और बहुत अच्छा लगता है बेटा, आप बहुत रेगुलर हैं जब से आप जुड़े हैं और आपने लिखा है बहुत अच्छा व्याख्यान मैम। तो धन्यवाद बच्चे, और अपनी प्रतिक्रियाएं आप लोग इसी तरह से दीजिए, अपनी जिज्ञासाएं मेरे साथ साझा कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि जो शिक्षक और छात्र हैं वो ऐसा संबंध है जो निरंतर ही सीखते और सिखाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, मैं भी आप लोगों से सीखती भी हूँ। तो ये हमारा जो संवाद है, ये हमारा संवाद बना रहेगा। तो धन्यवाद सावित्री, सियाराम कुमार धन्यवाद बच्चे, सरिता रॉय धन्यवाद बच्चे, मनीषा धन्यवाद बच्चे, फिर अंजना है लिख रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रेमचंद भी लिख रहे हैं धन्यवाद, धन्यवाद बच्चे। सुमित कुमार भी लिख रहे हैं धन्यवाद, धन्यवाद बच्चे। प्रियंका पिता कहानी की बात कर रही हैं, हाँ हम लोग बात कर चुके। और हाँ, गैंग्रीन और रोज एक ही कहानी है। फिर हमारे साथ हैं विजय कुमार ठाकुर, प्रणाम करती हूँ। सावित्री ने लिखा है नमस्ते, नमस्ते बेटा। धीरेन्द्र चौधरी काका जी प्रणाम करती हूँ। वैशाली नमस्ते मैम, नमस्ते बेटा, खुश रहिए। और मैं उन सारे बच्चों को मतलब बहुत प्यार भेज रही हूँ जो रेगुलर हैं, क्योंकि जब आप रेगुलर किसी क्लास में होते हैं तो ही बातचीत का कोई लाभ हो पाता है, क्योंकि हर बातचीत की जो कड़ी है वो पिछली कड़ी से जुड़ती है और फिर अगली कड़ी से जुड़ती है। तो जितने बच्चे नियमित रूप से यहाँ उपस्थित होते हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। नवीन भाई लिख रहे हैं नाइस, थैंक यू भाई, बहुत स्वागत। तो अभी फिल वक्त मेरे साथ इतने ही लोग जुड़े हैं और हमारी अगली क्लास के लिए हम लोग कल मिलेंगे, जिसमें हम लोग समकालीन साहित्य पर बात करेंगे। और तब तक के लिए एक विराम, कल हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया और बहुत सारा प्यार।